स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जो बाकी किस्त है वो जारी कर दी गई है IMF की जानिब से। क्या लगता है इससे जो मार्केट है उसमें कुछ कॉन्फिडेंस जो है उसका वो बहाल हो पाएगा? क्योंकि सियासी इस्तेहकाम तो नहीं है इस वक्त हमारे मुल्क में, रोज एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। देखिए मतलब सियासी इस्तेहकाम के लिए इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं, बहुत अरसे से ये तो सुनते आ रहे हैं ना कि मिसाक की मईशत होना चाहिए, और वो ऑलरेडी एक ऑर्डिनेंस की एक्ट की शक्ल में लेजिस्लेट भी हुआ था 2005। लेकिन इस वक्त जो स्टेबिलिटी के लिए जो काम किया जा रहा है उस पर मेरे ख्याल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल उसमें रोल है SIFC के जरिए भी। और आप देखें, आपने अभी खुद भी एक चीज की तरफ इंडिकेट किया कि इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कोई पॉलिसी मेजर्स नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो अभी भी लिए जा रहे हैं, जिसमें यह है कि अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है उसको किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाया जाए। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का पार्ट है। और उसमें मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंटीरियर की मिनिस्ट्री जो है, ये तीनों मिनिस्ट्री ये मिलके एक काम कर रही हैं कि इकोनॉमी किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की जाए। वो सेक्टर्स जो इकोनॉमी में नहीं आ रहे हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बावजूद इसके कि वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनको किस तरह इकोनॉमी में लिया जाए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके में अपने जिस चीज की तरफ इंडिकेट किया है कि IMF की, देखिए IMF की हमें फाइनल ट्रांस 1.1 बिलियन मिल जाएगी, लेकिन हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियलाइज करनी पड़ेंगी, हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है IMF का जो परव्यू है, IMF का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इंस्टीट्यूशन बना, गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर किसी मेंबर कंट्री को डिफॉल्ट का खतरा हो कि उसके LCs को और नहीं किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो अपनी कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये रेस्क्यू एक तरह का करता है। तो IMF के पास जाना इटसेल्फ कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। IMF के पास जाते इसलिए है कि डिफॉल्ट से बचा जाए। तो वो एक इकोनॉमी में इसका कॉन्फिडेंस। डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है इसके मुताबिक जो हमारा ज़रूरी शोबा है, इसमें पहली छमाही में फर्स्ट 6 मंथ्स ग्रोथ है 6.8% ग्रोथ में इजाफा हुआ है, और दूसरी जानिब जो हमारी इंडस्ट्रियल साइड है उसमें 0.5% डिक्रीज देखा गया है। ये दो इंडिकेटर, एक थोड़ा हेल्दी इंडिकेटर है बीइंग एन एग्रो बेस्ड कंट्री, और दूसरा जारी बात है नेगेटिव इंडिकेटर है। लेकिन क्या उस इंडिकेटर की नेगेटिविटी को कवर कर रहा है हमारा बढ़ता हुआ ज़राअत के अंदर शरह नमू, या आपको लगता है कि नहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन एग्रीकल्चर और इक्वली इंपॉर्टेंट है? इसको कैसे देख रहे हैं आप? दोनों चीजें कवर नहीं कर पाएंगी, कंपनसेट भी नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर का जो टोटल इकोनॉमी, टोटल GDP में शेयर है पाकिस्तान में, वो कोई 22% है। तो उस 22% में अगर 6% ग्रोथ हो भी जाती है तो 80% दूसरे शोबे हैं, और दूसरे शोबों सर्विसेज में हमारी सर्विसेज अराउंड 60% है। उसमें ग्रोथ गुज़िश्ता 2-3 सालों में आई थी, लेकिन इस मरतबा उसमें कोई इतनी खास उसमें भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। ठीक है। तो इसलिए जब 22% जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अगर 6% ग्रोथ है तो 80% में तो ग्रोथ नहीं है ना। तो वो एक है की वजह से एक पॉजिटिव चीज जरूर हुई है। IMF ने भी उसकी तरफ इशारा किया है और स्टेट बैंक ने भी किया है अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी में, इससे पहले वाली मॉनेटरी पॉलिसी में भी, कि पहले जो इन्फ्लेशन हो रहा था ना जो 33% तक पहुंच गया था, जो इस ईयर की बेस पे IMF जून के बाद 20% कह रहा है, लेकिन जो कैलेंडर ईयर है 2023 का या फिस्कल ईयर 2022-23 का, उसमें जो एग्रीगेट है वो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि 25% रहेगा। जून के बाद वो 20 हो जाएगा। ये जो 20% हो जाएगा, इसमें अच्छी बात यह है कि वो जो 33% था उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो था वो फूड सेक्टर था। एग्रीकल्चर की ग्रोथ की वजह से ये हुआ कि अब मेजर कंट्रीब्यूटर फूड सेक्टर नहीं रहा, अब मेजर पोर्शन एनर्जी की तरफ चला गया है, क्योंकि एनर्जी प्राइस है वो बढ़ जाएंगी। उससे यह है कि फूड सेक्टर डायरेक्ट बटन लोअर क्लास पे पड़ रहा था वो कम से कम नहीं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये तो ठीक है, हम अगर बात कर रहे हैं, कहा भी यही जा रहा है कि मौशी आसारी बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है उसका सवाल यही है कि उस तक रिलीफ कब पहुंचेगा? देखिए, उस तक रिलीफ तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इस बजट हम मतलब रिलीफ मेजर से अगर मुराद ये है कि हम स्टाइपेंड पेमेंट वाले प्रोग्राम करते रहे और रिलीफ इमीडिएट पहुंचाते रहे, वो हो रहे हैं। उस पर IMF ने मजीद एम्फसाइज भी किया है, वो आप बढ़ा दें, बेनजीर इनकम सपोर्ट का बढ़ा दें, दूसरे एहसास प्रोग्राम है उसमें आप रिलीफ दे दें। लेकिन अगर आप कह रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी का जो एक ऑटो मैकेनिज्म होता है
वो 2% या 3% या 4% जीडीपी की ग्रोथ पर वो ऑटो नहीं चल सकता। वो हमारे यहाँ जब पहुंचेगा जब हम 6-7% ग्रोथ पर पहुंच जाएंगे, तो वो वरना हम रैपिड पेमेंट पे रहेंगे। और इकोनॉमी के देखिए इशू है, 22% ग्रोथ रेट रहा। मुझे जो इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग फिगर नजर आता है, बजट आने वाला है। बजट से पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई है, बजट से पहले आईएमएफ से हमने 1.1 बिलियन ट्रांस की लेने में कामयाब हुए, अचीवमेंट हुई है। जो दो इंडिकेटर जो पहले बजट्स पे नहीं होते थे, इस मर्तबा दो जो चेंजेस नजर आ रही हैं, वो एक डोमेस्टिक डेट के फ्रंट पे है, एक एक्सटर्नल पर। एक्सटर्नल पर देखें 340 बिलियन हमारा टोटल डेट जो बन रहा है, उस पर अभी रिसेंट पास्ट में मूडी ने सीए उसकी रेटिंग की है, जिसका मतलब ये है कि डेट की सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। कि हम उसको जब कहते थे ना कि हम उसको रोल ओवर करते थे, तो अकोमोडेट होते होते बढ़ता गया है। ठीक है, वो एक आ गया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बाद एनालिस्ट इवन कह रहे होते कि देखें डेट टू जीडीपी रेशो इंडिया की हमसे ज्यादा है, टर्की की ज्यादा है, अमेरिका की ज्यादा है। देखिए इमरान साहब, मसला ये है कि डेट टू जीडीपी रेशो जब हम कहते हैं उन कंट्री की ज्यादा है, इवन जापान की ज्यादा है हम कहते हैं, उन कंट्रीज यकीनन ज्यादा है। लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें, जो बजट में भी प्रॉब्लम आने वाले बजट में भी करेगी, कि उन कंट्रीज में जो डेट टू जीडीपी रेशो जब कैलकुलेट होती है, नेशनल बेस पे होती है, वो डेट का मेजर पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में देना होता है। ओके, उसमें कारपोरेट इंक्लूडेड होते हैं, और यहाँ पे वाइस वर्सा है। बिल्कुल वर्षा, यहाँ ऑलमोस्ट तमाम डेट गवर्नमेंट ने देना है, पूरा का पूरा। और गवर्नमेंट उस डेट को मैनेज करने के लिए ये हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। हमें डोमेस्टिक बोरोइंग करनी पड़ रही है, और डोमेस्टिक बोरोइंग में सूरत हाल ये है कि लास्ट ईयर बैंक्स ने जो लोन दिया था, वो पहले 6 महीने में, जो मार्च तक में, जुलाई से मार्च तक, वो कोई 133 बिलियन प्राइवेट सेक्टर को दिया था फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जो कम होकर सिर्फ 33 बिलियन रह गया है। माय गुडनेस, यानी कि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ से आएगी अगर इन्वेस्टर को लोन ही नहीं कमर्शियल बैंक्स देंगे, और वो सारी लेंडिंग बोरोइंग गवर्नमेंट करती रहेगी ऑन हायर रेट्स, तो फिर वो दबती चली जाएगी। और जब वो प्रेशर रोल ओवर का पड़ेगा, तो उसमें फिर क्या होगा कि कभी बिजली के जरिए, कभी पेट्रोल के जरिए मेरी जेब पे डाका मारा जाएगा, आम शहरी को लूटा जाएगा। दिस इज व्हाट आवर गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग, नो डाउट इन इट। अच्छा, मुझे जरा जल्दी से ये जो 10,000 बिलियन की बात हो रही है, 10 ट्रिलियन में इसको कहूं, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जिसकी जानिब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी इशारा कर रहे हैं, ये एक ऐसा बुखार है, एक ऐसा वायरस है, या कहना चाहिए एक ऐसा कैंसर है जो मुसलसल हमारी मईशत को खा रहा है। और मुझे लगता है बहुत हद तक डूएबल भी है। नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज होती हैं, तमाम ममालिक में होती हैं, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम हमारे मुल्क में ना, वी कैन नॉट अफोर्ड। तो अभी तक जो मेजर्स हमने लिए डॉक्टर साहब, वो काफ़ी हैं, या वी नीड सम मोर इमरजेंसी ऑन दैट, कि हम इस पर ज़्यादा सीरियसली और सोचें ताकि इसको बेहतर करें, इस शोबे को बेहतर करें। अनडॉक्यूमेंट का इशू जो बहुत ज्यादा सामने आया था 1993 से बात शुरू हुई थी, तो डॉक्यूमेंटेड बनाया जाए, और उसके लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इंट्रोड्यूस किए जाते रहे। और मैं समझता हूँ उसको डॉक्यूमेंटेड बनाना आईटी के रेवोल्यूशन के बाद बहुत आसान हो गया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मसला वो नहीं है उसको डॉक्यूमेंट बनाना, वो तो एक दिन में हो सकता है। अब आईटी के रेवोल्यूशन के बाद बड़ा चैलेंज नहीं रहा। अभी कुछ स्टेप भी कराए गए हैं, जैसे अब रिटेलर जब होलसेलर के पास जाएगा, तो वो रिटेलर जो है होलसेलर से परचेज करते वक्त अपने CNIC देगा। उससे क्या होगा कि उससे वो पूरा चेन जो है वो रिकॉर्ड पे आता जाएगा कि रिटेलर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अब IMF भी कह रहा है ना, आप GST ना बढ़ाए, गरीब के ऊपर टैक्स लगता है सूरत में, आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ाए। वो इंडिकेट भी कर रहे हैं कि इन शोबों पे डायरेक्ट टैक्स हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़ी जो जरूरत है वो विल पावर का होना है। उसमें ये नहीं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर जाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे डॉक्यूमेंट को। अच्छा। विल पावर चाहिए, कलेक्ट कैसे कर पाएंगे, कलेक्शन की मसला है। उसमें कि वो FBR के बहुत सारे लोग बताते रहे हैं, बड़े लोग बताते रहे हैं जो पॉलिसीज में इन्वॉल्व रहे हैं, टैक्स कलेक्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, कि माफियाज हैं वो वहाँ जब कलेक्शन होती है वो हुकूमत गिराने की बात करते हैं, वहाँ एक पावर की चाहिए। और मैं वहीं एस्टेब्लिशमेंट की जो आपने अभी बात की, या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, उन्हीं की तो जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आईटी रेवोल्यूशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना कोई मतलब, ठीक है, कलेक्ट करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये आपसे अब आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से अब हम जा रहे हैं आगे, 24वां जो प्रोग्राम है IMF के साथ करने के लिए,
तो आपको नहीं लगता कि बेसिकली हमें ये जो हमारा मर्ज है उसके तशखीस के लिए की ज़रूरत अब जो हो चुकी है, लेकिन हम उसकी बेहतरी के लिए IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे। इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलात हैं वो आवाम के लिए इन दी एंड आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुस्तकिल कुछ रिफॉर्म्स ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की तरफ ना जाना पड़े और हमारी जान छूट जाए? हर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज है। हर गवर्नमेंट ये कहती है ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन हर गवर्नमेंट आने के बाद IMF को वेलकम कहती है, उसमें चाहती है कि जल्द से जल्द मिल जाए, मुबारकबाद दी जाती है। हालांकि वो तो डिफॉल्ट से बचने वाली सूरत हाल के लिए आप जाते हैं, लेकिन उसमें कोई कांग्रेचुलेशन नहीं बनती। हर गवर्नमेंट का ये होता है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और इससे बेसिकली शॉर्ट टर्म रिलीफ पेन किलर प्रोग्राम होता है, पेन किलर इस प्रोग्राम इसको कहते हैं। इससे जाने के लिए बेसिकली जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी है, बारहा बहुत दफा ये चीज डिस्कस होती रही है, उसके लिए आपको सस्टेनेबल बेसिस पर SBI को प्रमोट करना होगा, एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना होगा। उन दो चीजों का जो काम है वो IMF का काम नहीं है, वो आपकी प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग अथॉरिटीज का, कैबिनेट डिवीजन का, ये जो इन कैबिनेट्स की पॉलिसी मेकिंग अदारे होते हैं, इनका काम है। लेकिन इसमें बेसिकली बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस काम के लिए। इन पॉलिसीज का असर आपको 3 महीने में नहीं मिलता। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म देखती है कि उसको अपना वोट बैंक मुतासिर ना हो, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज अडॉप्ट करें और काम चला लें। उससे आर्टिफिशियली सही रुपए की वैल्यू मजबूत रहे, इन्फ्लेशन ना होने पाए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इससे चलो टाइम हमारा खत्म हो गया। आई हैड अ क्वेश्चन, लेकिन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा मुफस्सल तरीके से इन दिस शॉर्टर टाइम इस बात को ज़रा हमारे सामने क्लियर रखा। इंशाल्लाह किसी और इन डिटेल इस पर बात भी करेंगे, मजीद बात करेंगे। एक्चुअली पाकिस्तान के लिए फिल वक्त जो खबरें हैं वो कोई बहुत बुरी खबरें नहीं हैं, ये बात इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं तो बहुत बुरी खबरें भी नहीं हैं। इस वक्त थोड़ा सा मीशत स्टेबिलिटी की जानिब जा रही है। कुछ मजीद ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो कि इस लीकेज को बंद करें, जो कि पैसे की लीकेज है, डॉलर्स की लीकेज है, और इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, इस कल्चर को फ़रोग दें। इसमें बहुत बड़ा रिटेल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्रॉपर्टी रियल इस्टेट सेक्टर है। ये अगर आए तो वक्त के साथ साथ बेहतरी आती चली जाएगी। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बेहतर इशारियाँ दे रही है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले बजट के अंदर तो शायद को बहुत ज़्यादा रिलीफ ना मिले, लेकिन कमिंग गुड 2 years 1 year कुछ बेहतर खबरें आएंगी।